अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने ES6 स्टार्ट किया था। ES6 पे कोई सवाल है भाई? जो हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे, एक असाइनमेंट ट्राई किया? किसने ट्राई किया? 4 5 और कौन भाई? रियान ट्राई नहीं किया? क्यों नहीं किया ट्राई? तो यार ये भी टॉपिक तो मेन थे ना, जो ES6 वाले। ES6 यूज किया मैं। सोहेल आपने ट्राई किए? वाईफाई बंद था और हमने ट्राई किया आज। राफे हमने किया। गुड। लास्ट किया भाई हमने। क्यों नहीं आए थे भाई? अच्छा भाई, तो ES6 के अंदर हमने कल एरो फंक्शन देख लिए थे। एरो फंक्शन हमने यूज किए थे। उसके बाद हमने लेट शेयर की तो है यार। जितनी सीनें यहाँ पे आ रही है जो इंटरनेट के साथ लैन के साथ कनेक्ट हैं, उसमें तो ये शो करा रहा है। तो हमने लेट वार और कॉस्ट को देखा। उसके बाद हमें 4 इन 4 ऑफ वैसे ही पता है, ऐसे ही है ना भाई। और उसके बाद हमने फंक्शंस को देखा। फंक्शन के अंदर एरो फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू पास करके देखा। ऐसे ही भाई। तो अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें है रेस्ट ऑपरेटर्स या स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है? यहां जाके हम अपना फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, ES6 वाला। तो हमारे पास जैसे एक एरे है। अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि भाई इस एरे को भी रखो, इसकी नई वैल्यू भी है। मतलब आपके पास यूजर ने एक नई वैल्यू दी, डेटा, जो कि आपके पास क्या है 2 3 और 4। अब हम चाहते हैं कि भाई ऐसा हो जाए कि एरे 1 की वैल्यू और इस डेटा की वैल्यू दोनों आपस में मर्ज हो जाए। दोनों आपस में क्या हो जाए? मर्ज हो जाए और न्यू वैल्यू बन जाए। तो इसके लिए हमने बोला लेट न्यू एरे इक्वल टू। अब जब मैंने इसके अंदर एरे 1 कॉमा, अब मैं चाहता हूं कि भाई एरे 1 की सब वैल्यू आ जाए और उसके बाद डेटा की भी वैल्यू आ जाए। तो अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू भी मंगा ली, ये वैल्यू भी मंगा ली, और बीच में जो नई वैल्यू डालनी है वो भी मंगा लो। जा रही भाई? डॉट ये शो करते हैं कि इसकी जो जितनी भी वैल्यू है वो सब ले आओ। और जितनी भी इसकी वैल्यू है स्प्रेड ऑपरेटर। जैसे हमारे पास कोई भी एरे होगा, अब हमारे पास ये एरे था, हमें कोई भी नई वैल्यू भी डालनी है और इसको भी इसमें डालना है। तो आप सिंपल जी, लास्ट में 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स ही शो करते हैं। जी जी, देखो आपके पास ये, हमारे पास ये हमने शो कराया। अब हम कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे करते हैं। यहां जाकर अपने जेएस के अंदर ES6 हमारे यहाँ पे एरे आया 1 2 3 4 2 3 4 45 67। अब ये पूरे एरे के हैं। ये क्या चलेंगे? पूरे एरे। हमें एरे नहीं डालना, हमें एरे में से वैल्यू निकालनी है।
हमें क्या निकालनी है, एरे में से वैल्यू। अब जैसे अब देखिए आपके पास अगर हम यहां जाते हैं, 0 इंडेक्स पे क्या आया, पूरा इसने एरे उठा के डाल दिया। 1 इंडेक्स पे सेकंड एरे उठा के डाल दिया। 2 इंडेक्स पर 45 67। हम चाहते हैं भाई इनको भी अलग अलग इंडेक्स मिले, ये भी इसकी पूरी वैल्यू मिले, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, 3 डॉट्स। कितने डॉट्स, 3 डॉट्स, जिसको बोला जाता है स्प्रेड ऑपरेटर। अब जब आपने रिफ्रेश किया, अब हर वैल्यू को अलग अलग इंडेक्स मिली, 3 डॉट्स ही लगेंगे। मतलब 3 डॉट्स लगाने का सिंपल ये मेथड है कि भाई हमें इसकी वैल्यू 1 बाय 1 चाहिए। इसकी वैल्यू क्या चाहिए, 1 बाय 1। तो अब आपने जब ये लगाया 3 डॉट्स और आगे एरे का नाम, तो आपके पास 1 बाय 1 इसकी वैल्यू आई, फिर 1 बाय 1 इसकी वैल्यू आई, फिर लास्ट में 45 और 67 आ गया। भाई तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते वक्त हमें 3 डॉट्स लगाने हैं। 3 डॉट्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी वैल्यू उठकर उस इंडेक्स पे चली जाएगी। हमें पूरी पूरी वैल्यू नहीं डालनी, हमें 1 बाय 1 डेटा डालना है। तो 1 बाय 1 के लिए क्या है, क्या आप ये एक तो है कि हम पूरा एक लूप लगाएं, 4 का लूप लगाएं, उसमें से 1 बाय 1 वैल्यू निकालें और उसमें डालें। सेकंड हल ये है कि भाई फोर लूप छोड़ो, 3 डॉट्स लगा दो। 3 डॉट्स लगाने का मकसद कि आपने स्प्रेड ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक हमारे पास बहुत मेन है। जब हम आगे यूज कर रहे होंगे तो इसको हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें जब भी एरे की वैल्यू चाहिए होती है नए एरे में डालने के लिए। अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट पूरे एरे चले जाएंगे। हमें एरे नहीं चाहिए, 1 बाय 1 वैल्यू चाहिए, तो हम 3 डॉट्स लगाते हैं, जिसको आप स्प्रेड ऑपरेटर बोल रहे होते हो। अगला हमारे पास डी स्ट्रक्चरिंग। जी हाँ, बीच में ऐसे होगी, बिल्कुल आपने इसके बीच में मैंने दे दिया टेस्ट। ठीक है भाई, बीच में टेस्ट दे दिया तो बीच में टेस्ट भी आ गया। मतलब कहीं पे भी, हाँ ये इसके बीच में नहीं आ सकते, क्योंकि ये तो पहले अपनी पूरी वैल्यू शो कराएगा, उसके बाद आप कहीं पे भी दे सकते हो। तो स्टार्ट में दो, लाजमी नहीं कि आप यहाँ पे दे दो, आप यहाँ पे दे दो न्यू डेटा। तो आप सबसे पहले न्यू डेटा आया, फिर फर्स्ट की वैल्यू आई, फिर टेस्ट आया, फिर उसकी वैल्यू आई, फिर 45 और 67 आया। तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसका फायदा क्या होता है भाई, आपके एरे की, क्योंकि इंटरव्यूअर हमसे सवाल करता है हम क्यों यूज करते हैं, हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि पूरा एरे उस इंडेक्स पे ना डाला जाए, 1 बाय 1 वैल्यू नए एरे के अंदर असाइन की जाए। तो ये आपने नई एरे के अंदर 1 बाय 1 वैल्यू डाली है। हर इंडेक्स को 1 को अलग इंडेक्स मिली, 2 को अलग मिली, 3 को अलग मिली, 4 को अलग मिली। तो 4 नंबर है, तो 4 इंडेक्स इसके लिए असाइन हुए। तो इस चीज को हम इसलिए यूज करते हैं। तो आगे आगे भाई, अगला हमारे पास डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि आपके पास एक एरे बना हुआ है, जैसे आपने डाल दिया यहाँ पे नेम, टेस्ट, एज 20, और आपके पास तीसरा सेंटर। अब हमने ये 3 वैल्यू स्टोर करा ली अपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर, 3 वैल्यू को क्या करा लिया, स्टोर करा लिया। अब मैंने कहा भाई मुझे अगर कंसोल करके दिखाओ इसका नाम, तो आप कैसे करके दिखाओगे भाई, a डॉट नेम, ऐसे है भाई। अगर मैं बोलूं भाई मुझे सेंटर का नाम दिखाओ, तो आप बोलोगे भाई ऐसा कर लो a डॉट सेंटर। तो ये डेटा बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसमें फर्क क्या है भाई, डी स्ट्रक्चर क्यों आया कि अब आपको अलग अलग ये बार बार a को असाइन होगा, बार बार a की वैल्यू निकाली जाएगी। इसके लिए हम करते हैं डी स्ट्रक्चर। डी स्ट्रक्चर का मकसद कि आपने वेरिएबल बनाने लिए कॉन्स्ट नेम कोमा एज इक्वल टू a पास कर दिया। तो अब जब, और लास्ट पे सेंटर पास कर दिया। अब जब हम इसको कॉल करेंगे, अब हम कॉल कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग नेम, टेस्ट आ गया। अगर मैं इसकी जगह नेम 1 करता हूं,
तो अनडिफाइंड, जो की का नाम था वही रखा जाएगा। डिस्ट्रक्चर करते वक्त जो की का नाम था, अब की का नाम क्या था यहां पर, नेम, तो आपने नेम डाल दिया। अगर आपके पास एज है तो आपने एज डाल दिया। सेंटर, अब फायदा क्या हुआ कि मैं बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। कौन सा, ये वाला सेंटर की बात कर रहे हैं? हाँ, ये इसका नाम जो ऑब्जेक्ट का नाम होगा, ऑब्जेक्ट नेम, मतलब जो ऑब्जेक्ट का नाम होगा वो आप इसको बताओगे। हाँ, ये इक्वल, देखो क्योंकि हम ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, ये इसकी वैल्यू असाइन हो रही है, तो जो वैल्यू असाइन करने वाला वो तो वो इस राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जिनमें वैल्यू डाली जाएगी। हाँ हाँ, ऐसे उसमें भी ऐसे ही करा करते हैं, लेकिन देखो अगर ये 6 में क्या था, मुझे नेम निकालना है तो मैं क्या लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट नेम, एक मिनट, इसका नाम क्या, ऑब्जेक्ट नेम है ना। अगर मुझे इसमें से नाम निकालना है तो मैं इस करके निकालूंगा, ऐसा ही है ऑब्जेक्ट नेम। अब इन्होंने बोला नहीं भाई आप अलग अलग करके मत निकालो, आप इस साइड पर ऑब्जेक्ट का नाम दे दो, इस साइड पर सेम चीज रख दो। हाँ, बराबर कर दिया, तो हम इजीली आपकी वो हेल्प कर देंगे। अब अगर मुझे नाम चाहिए, अब देखो मुझे तीनों चीजें एक लाइन में मिल गई। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मुझे हर बार अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो इससे ऊपर वाला ES5 का कॉन्सेप्ट है। यहां पर सीक्वेंस नहीं देखा जाता, यहां पर सीक्वेंस देखा जाएगा। यहां पर सेम की होनी चाहिए, जैसे नाम है, एज है, सेंटर है, सेम होना चाहिए। नहीं नहीं, आप ये अगर आप ये कर रहे हो ना, ये बोलना चाह रहे हो ना कि मैं सेंटर, अब जब मैं सेंटर को पास करूंगा और इसको हम चेक करेंगे तो आपका SMID उठाएगा। हाँ, वो मैटर, क्योंकि उसको पता है, उसने देखना है यहां से नाम क्या है, मतलब जो, अगर अब मुझे निकालना ही सिर्फ एज है भाई, तो मैं सब क्यों लिखूं भाई, जब मुझे निकालनी सिर्फ उसमें से एज है, तो ऐसा थोड़ी कि मैं अब 20 की है तो 20 की 20 लिखूं, नहीं, जो निकालनी है वो आप डायरेक्ट निकाल दो। अब जैसे मैंने एज लिखा, यहां पेस्ट किया, सिर्फ एज आ गई। बस ये है कि इस की का नाम, ये जो की है वही नाम आप यहां पर रखोगे, और ये कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तो ही आप बोलोगे कि हमने डिस्ट्रक्चरिंग की है। हाँ, आप अगर एरे है ना, जिस तरह मल्टीपल हमारे पास वैल्यू है, अगर हम एक एरे को करते हैं, क्योंकि यहां पे कीज होती हैं, एरे के अंदर हमारे पास कीज नहीं है। अब यहां पे हमने बोला var c इक्वल टू एरे का 0। अब हम ऐसे डाल रहे होते हैं, जब हम ये करेंगे और अब हम कंसोल करेंगे console.log c, तो ये अनडिफाइंड देगा। क्यों? कि ये इसको एज ए की समझेगा, इसको क्या क्या समझेगा, की। अब एरे में तो कोई की होती ही नहीं है, एरे में तो इंडेक्सेस है, तो एरे पर कभी भी हम डिस्ट्रक्चर नहीं मार सकते। डिस्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर क्यों हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर कीज है, जिस चीज के अंदर कीज होंगी उस पर हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। जी जी, जब आप यूज, उसमें क्या आपके पास कौन सा डेटा है, ये आपने स्टोर किया, सेट एरे किया, यूज एरे, हाँ ऊपर कर रहा हूं, ये आपने किया। इसके अंदर जब आप डेटा डालते हो ना, तो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट डाले जाते हैं। बाहर एरे होता है, अंदर ऑब्जेक्ट होता है, तो अंदर ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हम उस पर डिस्ट्रक्चर मार सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे एरे है, एरे के अंदर फिर से ऑब्जेक्ट है, फिर आप उस ऑब्जेक्ट के 0 पर जाकर आप ये मार सकते हो कि भाई 0 में उसका नाम निकालो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इसी पे बनाते हैं, अब यहाँ पर हमारे 3 से 4 लोगों का डेटा है, जैसे नेम है उसका और सेंटर है, तो अब ये हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, तो हमारे पास नेम आ गया, यहाँ पे हमने अली डाल दिया,
अब हमारा 2 डेटा आ गया। अब मैंने कहा भाई इसमें से निकालो CNTR, इसको सेंटर पास किया, एरे हैज ऑलरेडी डिक्लेयर से पहले से बोल रहा है भाई, वो तो पहले से डिक्लेयर हुआ पड़ा है, तो एसएमटी लिखा हुआ आ गया। मतलब अब आपने इसको बताया एरे ऑफ जीरो। एरे ऑफ जीरो का मकसद क्या है कि ओनली फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वो तो आप चेंज कर सकते हो भैया, न्यू सेंटर तो 0। अगर मैं यहां पे 1 लिखूंगा तो अब ये एसएमटी उठाएगा। मतलब हमने यहां पर इसको बता दिया कि भाई आप एरे में से इस इंडेक्स की डिस्ट्रक्शन करो, तो अब आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। डिस्ट्रक्चर तभी हो पाएगा जब कीज होंगी। बाहर एरे है, अंदर ऑब्जेक्ट है। समझ आ रही है भाई यहां तक? हाँ, एरे के ऑब्जेक्ट पे जाकर डिस्ट्रक्चरिंग कराई है कि आपका ये पूरा एरे है, उसके अंदर 0 इंडेक्स पे आपने ये कराया हुआ डिस्ट्रक्चर। अच्छा, अब हमारे पास नया टॉपिक है मैप। मैप हमारे पास क्या होता है? अच्छा, इससे पहले हमें ना एक चीज पता होनी चाहिए, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन, अब देखो आपने एक फंक्शन और इसके साथ साथ एक और टॉपिक आ जाएगा, हाई ऑर्डर फंक्शन। ये 2 मेन बहुत कॉन्सेप्ट हैं। अब देखो आपने यहां पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, अब फंक्शन हम बनाएंगे, एरो फंक्शन बनाते हैं। यहां जगह बनाया सम। एरो फंक्शन ऐसे ही बनाते हैं ना भाई। हमने बोला वार, यहां पर हम आपको 2 नंबर देंगे। अब आपने बोला भाई इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर हमने 2 अलग फंक्शन बनाए हैं, जो हम इसको नाम देते हैं कैलकुलेटर। ठीक है भाई, हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हम 2 पास करेंगे कैलकुलेटर के नाम से, ओ मतलब 2 वेरिएबल पास करेंगे। अब हमने कहा हमें सम भी चाहिए, तो लेट रिजल्ट इक्वल टू, एक फंक्शन बनाएंगे सम का जिसमें 2 वेरिएबल देंगे a, b, लेट रिजल्ट टू। अब इसमें हम भी, इसमें बोला हम आपको 2 वेरिएबल देंगे जो आपको हम मल्टीप्लाई करके दोगे। अब जो ये फंक्शन है ना, इसको आप हाई ऑर्डर फंक्शन बोल रहे हो। इसको क्या बोल रहे हो आप? हाई ऑर्डर फंक्शन, क्योंकि मेन फंक्शन कौन है भाई? ये है। अंदर वाले कॉल बैक फंक्शन है। अंदर वाले क्या है? कॉल बैक फंक्शन। कि आपने जब ये चलेगा तो ये चलेंगे, ऐसे ही है ना भाई। ये फंक्शन दोनों कब चलेंगे? जब आपके पास बाहर का फंक्शन चलेगा। हाई ऑर्डर फंक्शन चलेगा तो कॉल बैक फंक्शन खुद ब खुद पास हो जाएंगे। अब हमने जैसे ही ये जब कॉल करेंगे तो हम यहां पे जाके कैलकुलेटर कॉल किया 4,5। अब हमने सिर्फ पास एक फंक्शन किया है, काम 2 होंगे। हमें सम भी निकलेगा और मल्टीप्लाई भी निकलेगा, दोनों फंक्शन, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन बने हुए हैं। हमने इसको पास कर दिया यहाँ पर। जब हम इन दोनों फंक्शन को बनाएंगे, कॉन्स्ट सम में हम a, b देंगे, और क्योंकि ये एक स्टेटमेंट रिटर्न करेगा तो रिटर्न a प्लस b, और रिटर्न भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल लाइन फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम है मल्टी, और इसमें भी हम a और b देंगे और ये मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो अब ये दोनों फंक्शन आपके पास यहां पर कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन कॉल होगा, ये यहां पर जाएगा, फिर सम कॉल होगा, वो अपना रिजल्ट लाकर इसमें स्टोर कराएगा, फिर मल्टी फंक्शन कॉल होगा, वो अपना रिजल्ट लाकर इसमें कॉल करेगा। ऐसे ही है भाई। अब जो हमने इसको कंसोल किया, console.log रिजल्ट और result2, तो अब हम देखते हैं भाई इसका आउटपुट क्या आता है। यहां से हम जाके इसको रन किया, 9 मिल गया और 20 मिल गया। अब लेकिन हुआ क्या है, यहां पर हमने
ये हाई ऑर्डर फंक्शन बने हुए हैं, ये कॉल बैक फंक्शन बने हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हुए पड़े, फंक्शन के अंदर फंक्शन। बाहर कॉल कितना हुए हैं फंक्शन, एक फंक्शन, अंदर कॉल कितने हो रहे हैं, दो फंक्शन, दोनों फंक्शन कॉल बैक हैं। जैसे ये चलता है हम उसको कोई और इसको नहीं बोलते सम चलाओ या ये चलाओ, सर हमने कॉल किए हैं, तो आप इस फंक्शन को आप कॉल बैक फंक्शन बोल रहे हो, इसको आप हाई ऑर्डर फंक्शन बोल रहे हो, समझ? जी जी, ये फंक्शन आप बाहर, हाँ अब जब आप इसको यहां से उठाओगे ना, यहां से उठा के मैंने बाहर रखा, बिल्कुल चल जाएगा, ऐसा नहीं है, चल जाएगा। अब ये खुद हाई ऑर्डर है कि भाई इसका अपना ऑर्डर है, अब ये अपने ऑर्डर पर चलेगा, पहले सब इसके ऑर्डर पे चल रहे थे। अगर ये नहीं कॉल होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। अब ऐसे ही है ना भाई, जब ये कॉल नहीं हुआ तो ये तो कॉल बाद में होंगे, तो इनको ऑर्डर देने वाला कौन है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर चलेगा तो ये दोनों चलेंगे, वरना ये नहीं चलेंगे। तो इसलिए कॉल बैक फंक्शन इसलिए बोला जा रहा है कि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो चला तो ये दोनों चलेंगे, नहीं चला तो कोई भी नहीं चलेगा। अलग से, हाँ अलग से बाहर कॉल बनाकर उसको आप कॉल कर दो। अब मैंने यहां से उठा के बाहर बनाया, तो अब ये हाई ऑर्डर फंक्शन हो गया, क्योंकि आपने बाहर उसको कॉल किया हुआ है। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई? यहां पर अब कैन नॉट एक्सेस बिफोर एक्सलाइजेशन, अब क्योंकि हमने इसके साथ फंक्शन बना हुआ है एरो फंक्शन, अब वो अपने से नीचे चेक कर रहा है, भाई यहां पर आपने कॉल किया सम, अब वो बोल रहा है मैं कॉल यहां तक था, तो अपने से ऊपर देखेगा उसको मिलेगा नहीं। तो आप इसको, क्योंकि ये तो हमने कल भी देख लिया था कि आपको वार या लेट के साथ जब भी कॉल होगा वो आप लास्ट में कॉल कर रहे होगे। अगर ये सिंपल फंक्शन होता तो उसको मसला ही नहीं, वो पूरी फाइल में चेक करता है। यहाँ पूरी फाइल में चेक नहीं करता, अपने से ऊपर देखता है, मिला तो ठीक है वरना छोड़ देता है। अगला हमारे पास आता है, अगला टॉपिक मैप, जो बहुत मेन है, क्योंकि रेक्ट के अंदर हमें जितना भी डेटा दिखाना होता है वो मैप के जरिए हम दिखा रहे होते हैं। हमने एक एरे बनाया, अब इस मैप को यूज करने का तरीकेकार क्या है, सबसे पहले एरे का नाम, मैप एक एरे का फंक्शन है, मैप क्या एक एरे का फंक्शन है। आपने बोला एरे डॉट मैप, जैसे आपने मैप लगाया तो ये आपसे दो चीजें रहेगा, एक कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन में दो चीजें बोल रहा है। सबसे पहले क्या होंगी, वैल्यू, दूसरे नंबर पे क्या होगा, इंडेक्स, तीसरे बार खुद एरे का नाम लिख सकते हैं। हमने कहा अच्छा भाई यहां पे दे दिया वैल्यू कॉमा इंडेक्स, कॉल बैक है तो लाजमी एरो के सैंपल लगाएंगे, लाजमी क्या लगाएंगे, एरो के सैंपल, क्योंकि फंक्शन अब यहां पर जितने फंक्शन बनाए जाएंगे वो एरो फंक्शन होने चाहिए। ऐसे ही है ना भाई, एरो फंक्शन नहीं होगा तो हम भले कैसे कॉल करेंगे, इस तरह कॉल कर रहे होंगे, ऐसे ही है। और यहां जाकर फंक्शन लिखेंगे, ऐसे ही है। अगर हम इस फंक्शन को क्या नाम दिया जाता है, एनोनिमस फंक्शन, जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, ये खुद ब खुद कॉल हो जाएगा किसी नाम से, इसको बाहर कोई कॉल कर ही नहीं सकता। ऐसे ही है ना भाई, इस फंक्शन का तो कोई नाम ही नहीं है, जिस फंक्शन का कोई भी नाम ना हो उसको हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। एनोनिमस फंक्शन हम बनाते क्यों हैं, जब भी हमें कोई मेथड यूज करना हो उसके अंदर हैज अ कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा होता है। यहां पर ये हैज अ कॉल बैक फंक्शन है। अगर हम ES5 में होते हैं तो हम यूं लगाते हैं, लेकिन अब हम ES6 में हैं तो अब हम एरो फंक्शन के साथ लगा रहे हैं। सही है भाई, फर्क कुछ भी नहीं है। अगर ES5 में यूज करोगे तो भी यूज हो जाएगा फंक्शन, लेकिन हम ES6 में यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, कॉल बैक फंक्शन एरो लगाकर। सही है भाई। अब हमने यहां पर बोला कि भाई यहां पे वैल्यू लिखना लाजमी है, नहीं, यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप एक पैरामीटर भी दे सकते हो, आप एक पैरामीटर भी दे सकते हो। सबसे पहले दो पैरामीटर चेक करते हैं कि दो में क्या आता है।
console.log वेल और यहाँ से इंडेक्स, तो इसमें हमें 1 by 1 1 0 2 1 ये आगे इसके लिखते हैं भाई ये क्या है। अब हम ये क्योंकि हमें पता हम क्या यूज करेंगे, ये हम क्या यूज कर रहे हैं, टेम्पलेट लिटरल। वैल्यू 1 इंडेक्स 0 वैल्यू 2 इंडेक्स 1, तो हमें ये 1 by 1 डेटा दे रहा है। एरे में जितना डेटा होगा उस हिसाब से खुद ब खुद चलेगा। अब हमें डॉट लेंथ लूप कब तक चले, कितनी बार लूप चले, ये सब खत्म हो गया। सिर्फ क्या है कि एरे के अंदर जाके मैप मार दो, वो अगर एक वैल्यू होगी तो भाई एक बार चलेगा, 5 वैल्यू होंगी तो 5 बार चलेगा। अब क्योंकि रिएक्ट के अंदर यूआई पे डिपेंडेंट रहेगा ना भाई, जितना डेटा हमें मिलेगा उस हिसाब से ये चलाएगा। फर्स्ट पर लाजमी है वैल्यू ही मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ इंडेक्स, इसकी जगह मैं इंडेक्स लिखूं और इसकी जगह वैल्यू लिखूं। अब बताएं मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आएगा, सेम आएगा, ऐसे ही है भाई। ये नाम हम खुद लिख रहे हैं, ये नाम हम खुद लिख रहे हैं, इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि इंडेक्स। लेकिन ये रिटर्न में फर्स्ट पैरामीटर में वैल्यू आएगी, सेकंड में इंडेक्स आएगी। मतलब हम यहां पर जाकर अगर डेटा लिख दें और या इंडेक्स लिख दें, अब भी इंडेक्स में वैल्यू आएगी, डेटा में इंडेक्स आएगी। जैसे हमने चेक किया तो डेटा में 0 1 2 3 ये इंडेक्सेस आ रही हैं, तो हमें पता लगे कि भाई यहां पर हम कुछ भी लिखें, सेकंड पैरामीटर में इंडेक्स आएगी, फर्स्ट पैरामीटर में वैल्यू आएगी। हाँ, नाम आप कुछ भी रखो, बस आपको याद रखना है कि जब भी आप मैप चलाओगे फर्स्ट पे आपको वैल्यू मिलेगी, सेकंड पे आपको डेटा मिलेगा। तो आपने जी नहीं, अगर आप टेम्पलेट लिटरल नहीं यूज करते तो आप ये यूज कर सकते हो, कॉनकैटिनेशन, ये चीज फर्क कुछ भी नहीं होगा। तो आप ये हम कॉनकैटिनेशन यूज कर रहे हैं। अब हम इसको कॉनकैटिनेशन में क्या हो करता था, हम डॉलर साइन नहीं लगाते थे, यहाँ पर प्लस लाइन लगाते थे। हाँ, दो ही तरीके हैं। सही भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई कि मैप, क्योंकि मैप हमारे पास यूआई के अंदर डेटा शो करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हमने मल्टीपल फाइल पे से डेटा मंगाया, अब जहाँ पे हमने मैप वो फॉर लूप मारा था, अब हमें फॉर लूप मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास लेट यूजर का डेटा है जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट पड़े हैं, जिसमें उसका नाम और क्या होगा भाई, सेंटर, या थोड़ा चेंज करते हैं यार, अब थोड़ी सी नेम वेम सेंटर वेंटर को छोड़ते हैं, अब सैलरी की साइड पे आते हैं। ऐसे ही ना भाई, और यहाँ जाके इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज से यहाँ ये करते हैं। तो हमने ये कॉल कर लिया, इसको कॉपी करते हैं, दूसरा तीसरा, यहाँ जाके डेटा लिखते हैं असद 60
4 ईयर 2 ईयर, हमारे पास ये डेटा आ गया। अब हमें इतना लेट, अच्छा सही है सही है। अब हमें ये डेटा शो करवाना है अपने यूआई के ऊपर, जिस पे नाम आ रहा है, सैलरी आ रही है, एक्सपीरियंस आ रहा है और इमेज आ रही है। अब इसको हम यूआई के ऊपर कैसे शो कराएंगे, बहुत सिंपल है। आपने सबसे पहले तो हमें पता है यूआई पे डेटा शो कराना है, तो भाई यहाँ पर तो हमें एक आईडी बनानी पड़ेगी। ऐसे ही है ना भाई, डॉम के ऊपर डेटा दिखाने के लिए आईडी ज़रूरी है, आईडी होगी तो हम डेटा दिखा पाएंगे। हमने कहा यूज़र डेटा। अब सबसे पहले इस आईडी को यहाँ पे क्या कर लिया, गेट कर लिया। यहाँ पर आके गेट कर लेते हैं, लेट यूज़र डेटा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नाम सेम सेम होगा। अब देखो ये ES6 की खूबसूरती है। हम ES5 में क्या करते थे, कुछ भी लिखो एरर दिखाता ही नहीं था, फिर हम बाद में परेशान होते थे कि भाई ये क्यों मसला कर रहा है। अब उसका वेरिएबल उसमें घुसा दे देते थे, उसका वेरिएबल उधर घुसा देते थे, तो क्योंकि ये आपको दोबारा से वेरिएबल बनाने नहीं देता। ये बोलता है नहीं भाई मैं तो पहले से बनाओ, मेरे को दोबारा से क्यों बना रहे हो। तो इसलिए आप कोशिश करनी है वार से यूज नहीं करना। यूजर जी नहीं, कॉस्ट तो वैल्यू फिक्स हो जाती है, कॉस्ट पे भी नहीं, इसमें भी नहीं करने देगा, कॉस्ट पे नहीं, वार पे करने देता है। वार पे तो चेंज करने देगा, कॉस्ट क्या है, वैल्यू फिक्स कर देता है। इसका नाम हमने डेटा रख दिया और इसकी आईडी का नाम है यूजर डेटा। अब यहाँ पे आके हमें पहले तो सबसे पहले मैप चलाना है। मैप यूजर डेटा डॉट मैप 1 by 1 वेल कॉमा इंडेक्स। हमें पता है कि भाई यूजर डेटा पे मैप को चलाओ, सबसे पहले वैल्यू को रखो, फिर किसको रखो, इंडेक्स को, और यहाँ पे आके कंसोल कर लो अभी के लिए वेल को। तो ये सबका 1 by 1 डेटा आ गया, सही है भाई। तो अब वहां पे क्या था, फॉर लूप मार मार के हमारा पूरा प्रोग्राम ही खराब हो जाता था। ऐसे ही है, यहाँ पर सिंपल 2 लाइनें मारी है, काम ही खत्म। 0 से स्टार्ट करो, 10 तक जाओ, इतना जाओ, फॉर लूप में ऐसा। यहाँ पर क्या है, एरे का नाम रखो, मैप लगाओ, वैल्यू कॉमा इंडेक्स, इसमें इंडेक्स मिल जाएगी, इसमें वैल्यू मिल जाएगी। अगर सिर्फ जी अभी सिर्फ वैल्यू कॉल की हुई है, अगर इंडेक्स कॉल करेंगे इंडेक्स भी शो करा देगा। मैप एक मेथड है, मैप मेथड है एरे का, जिसका काम है 1 by 1 डेटा को लेकर आना, जो ES6 का मेथड है एरे के ऊपर। अब मुझे इस डेटा को शो करवाना है इधर, तो भाई हम कैसे करा सकते हैं, हम बोलेंगे डेटा डॉट इनर HTML अब क्योंकि मुझे पता है यहाँ बैकटिक लगाऊंगा तो डेटा हो जाएगा, डिव बना लिया। थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि विड्थ बोलते हैं इसको 550%, हाइट बोलते हैं इसको क्या, विड्थ हमने दे दी 50%, हाइट दे दी 40%। पहले हेडिंग दे दी, हेडिंग पर आएगा यूजर का नाम, ऐसे ही भाई यूजर नेम। अब क्योंकि मुझे यूजर के नाम को हैज अ वेरिएबल आएगा तो ये लगाऊंगा। आज यार आज बहुत कम मजाक से 80 रुपये। अच्छा, तो आपने यूजर का नाम दिया, यहां जाके दे दिया वैल्यू डॉट नेम, तो आपने वेल डॉट नेम लिख दिया। अब हम चेक करते हैं भाई,
तो यूआई पर यूजर्स के नाम आ गए। ठीक है भाई। अब हमने सिंपल क्या किया है भाई, ऐसे किया है, आपने आईडी उठा ली, उसके बाद आपने एक एरे बनाया हुआ था, नीचे आकर आपने यूजर डेटा के ऊपर मैप चला दिया, 1 बाय 1 वैल्यू आई और इंडेक्स आई, डेटा पर इनर एस्टिमेट मार दिया, हेडिंग 1 के अंदर ये दे दिया। अब अगर मुझे इसको सेंटर पे लेके जाना है क्या लगाऊंगा भाई, मार्जिन ऑटो। ये सेंटर पे क्यों नहीं गया भाई, विड्थ विड्थ, अच्छा विड्थ, अच्छा मार्जिन की स्पेलिंग गलत है, MARGIN, सही, ये सेंटर पे आ गए भाई। अब इस पे बॉर्डर लगाना है, बहुत इजी है, थोड़ी सी स्टाइलिंग फिर से कर लेते हैं। बीच में स्पेस चाहिए, क्या लगाएंगे, और थोड़ी सी मार्जिन भी मार देते हैं अलग से। अब मुझे मार्जिन टॉप से चाहिए, तो मार्जिन टॉप के लिए 5 पिक्सल। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मार्जिन स्लैश टॉप। मेरी वाली हाँ यही है, तो ये एक ही है, वो क्या बोल रहे हैं, सही वाली ये है करंट, ये करंट है, ये रमज़ान की है, ये रमज़ान की जाएगी टाइम, और ये करंट की। ऐसे ही सही भाई। तो थोड़ा स्पेस भी आ गया। अब इसके साथ इसकी पिक्चर लगानी है, इमेज लगा ली SRC, यहां जाके आपने SRC पास कर दी। SRC कहां से आएगी भाई, वेल डॉट इमेज। अब देखो ये आपको बता रहा है भाई, ये कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, IMG। पिक्चर लोड हो गई, ऐसी लोड होगी कि सब खराब कर गई। स्टाइल विड्थ, या इसको थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए हम थोड़ी सीजर्स भी यूज करते हैं, यहाँ जाकर स्टाइल इमेज विड्थ 40 पिक्सल, हाइट भी, अबे भाई अब इसकी हाइट दे दी, हाइट भी 40 पिक्सल, छोटी हो गई ये। और इसको बोलते हैं भाई बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर के, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। और इसको अब यूजर नेम और ये एक लाइन में आने चाहिए, ऐसे है ना भाई। H1 डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है भाई। अब बीच थोड़ा स्पेस चाहिए, मार्जिन 5 पिक्सल या 2 पिक्सल आ दो बस। तो हमारे पास यूं का डेटा आ गया। अच्छा और क्या डेटा हमारे पास, बाकी सैलरी बहुत ज़रूरी है इसकी। उसके बाद हमने बोला भाई H3 सैलरी इसकी है भाई, यहाँ जाके आपने सैलरी पास कर दी, वेल डॉट सैलरी, इसको सेंटर पे करना है, H3 मार्जिन सेंटर, टैक्स अलाइन भी सेंटर, मार्जिन से मेरे ख्याल नहीं जाएगा, टैक्स से जाएगा। ये ज़्यादा ही सेंटर नहीं हो गया, जी जी
H3, अच्छा सही, गुड। अच्छा अब इसको थोड़ा इसके साथ होना चाहिए, ऐसे ही है ना, ये सिर्फ मार्जिन से होगा ना, मार्जिन लेफ्ट ऐसे ही है। कितना दूं भाई, 20%, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? 10% देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा 12% देना है, ओके भाई 12% देते हैं। 15 सही है, ओके भाई 15 दे दिया, 15% सही है भाई। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा डेटा क्या आ रहा है, एक्सपीरियंस। कॉपी किया, पेस्ट किया, एक्सपीरियंस। सही है भाई, तो हमारे पास कुछ डेटा शो हो गया। अब ये हमने डेटा कोई लूप नहीं मारा, अगर ये लूप मारा होता तो कोड इससे बहुत ज्यादा लंबा होता। ऐसे ही है ना भाई। तो अब सिंपल हमने एक एरे बनाया, उसमें ऑब्जेक्ट पास किए और उसका डेटा दिखा दिया। यूजर डेटा डॉट मैप वैल्यू कॉमा इंडेक्स, डेटा पर इनर एचटीएमएल मार दो, पूरा वो स्टाइलिंग करके इमेज, यूजर का नाम और ये सैलरी, ये सब कुछ दिखा दिया उसको। यहां तक सब कुछ समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने भी इसी टाइप का एरे बनाना है, लेकिन अपने दोस्तों के नाम लिखने जो यहां से छोड़ के अभी गए हैं, जिसने जहां जहां पे छोड़ा है। अगर कोई एचटीएमएल ही छोड़ के चला गया था तो आप बोलेंगे कोर्स लेफ्ट एचटीएमएल। अगर कोई सीएसएस छोड़ के गया है, कोर्स लेफ्ट सीएसएस। अगर कोई अभी तक साथ है तो उसके आगे लिखोगे, पता नहीं हिम्मत कब हारेगा। सही है, तो आपने इस टाइप का ये डेटा अभी शो करवाना है, और यूआई थोड़ी सी अच्छी करनी है ताकि यूआई देख के लगेगा कि हाँ भी कुछ काम किया। फॉर लूप को यूज नहीं करना, मैप को यूज करना है, क्योंकि मेन काम मैप है और मैप के जरिए डेटा दिखाना है। बूटस्ट्रैप को यूज नहीं करना। कोशिश करनी है कि रिस्पॉन्सिव थोड़ी सी हो सके, मतलब थोड़ी सी, हाँ इतनी कुछ हो सके कि हम रिस्पॉन्सिव करें तो कुछ रिस्पॉन्सिव हो। हमारी रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही, आपकी होनी चाहिए। मीडिया क्यूरी मार सकते हैं, हो जाएगा भाई ये वाला काम। अब स्टार्ट करें, आपने नाम देना है, सैलरी नहीं आएगी, यहाँ बस सेंटर का नाम आएगा कि वो कौन से सेंटर में था, उसने कोर्स किस टाइम लेफ्ट किया था और आपके कोर्स का नाम क्या था। सही है भाई। और पिक्चर हर यूजर की चेंज होगी, रियल नहीं होगी, चेंज होगी। तो यहां तक हो जाएगा सबके पास। तो ये जो आगे बैठे ना, ये भी पीछे जाए ताकि आगे वाले को भाना होता है कि नहीं भाई हम तो, हमारा सिस्टम नहीं थे। देखिए स्क्रीन रिमूव हुई, रन पीछे पीछे। अब जब रेक्ट स्टार्ट होगी ना, रेक्ट में मैं साथ साथ लेके चलता हूँ, मेरी आदत है, क्योंकि रेक्ट में हम पहले हम कोडिंग करेंगे फिर आप कोडिंग करेंगे। इससे पहले क्या था, क्लास होती थी बस खत्म, ऐसा, क्योंकि इससे पहले टॉपिक अलग थे। अब रेक्ट जो सीखने आए हैं वो टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए साथ साथ कोडिंग करनी है।